हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है अब्दुल नईम और एजाज अली। ये दोनों अभी इस वक्त जो है वो डीकन से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का मास्टर्स कर रहे हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि जो नईम है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे ऑस्ट्रेलिया आए। बहुत सारे लोग ये सवाल करते थे कि किस तरह आप जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है ऑस्ट्रेलिया में सिक्योर कर सकते हैं। एक मिथ थी कि अगर आप मास्टर में रिसर्च करें या अगर आप पीएचडी टारगेट करना चाहते हैं तो यू कैन इजीली सिक्योर फुली फंडेड स्कॉलरशिप। लेकिन अगर आप कोर्स वर्क में जाना चाहते हैं तो द मैक्सिमम स्कॉलरशिप यू कैन गेट इज अराउंड 25 to 30%। लेकिन जो नई मैन इन्होंने डेफिनेटली रिसेंटली ये जो अचीवमेंट हासिल की है एंड द रीज़न फॉर दिस पॉडकास्ट इज उनकी ये जर्नी। उनसे पूछेंगे कि किस तरह उन्होंने स्कॉलरशिप जो है वो अचीव की, सो दैट वो सारे लोग जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया में टारगेट कर रहे हैं उनको किसी तरह की गाइडेंस मिल सके। सबसे पहले थैंक यू सो मच नईम, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच अली, आप आए हो। तो अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, एजुकेशन एंड देन डेफिनेटली विल मूव टुवर्ड्स के किस तरह स्कॉलरशिप वाली जर्नी स्टार्ट हुई। जी, सो एज सैयद निक भाई ने जो इंट्रोडक्शन की है, माय नेम इज़ अब्दुल नईम और आई एम ए सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मैंने 2021 में अपनी ग्रेजुएशन की है फ्रॉम नस्ट एमसी कैंपस एंड आफ्टर दैट मैंने ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर 1.5 ईयर का मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म में। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस नेचुरली जब आप डिफरेंट जगहों पे अप्लाई कर रहे हो तो यू आर एक्सप्लोरिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। तो मैंने फिर ऑस्ट्रेलिया वाला एक ऑप्शन कंसिडर किया था। कनाडा भी मेरे बैक ऑफ द माइंड था, लेकिन मेरा ज़्यादा प्रेफरेंस ऑस्ट्रेलिया का था। तो मेरा जो इनिशियल प्लान था वो यही था कि आई वुड नॉट बी गोइंग ऑन अ सेल्फ फाइनेंस बेसिस। मेरा था कि अगर स्कॉलरशिप मिलती है, मैंने एम यही सेट किया था क्योंकि मैं यहाँ अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो मेरा स्कॉलरशिप मिल गई तो वेल एंड गुड, वरना मैं पाकिस्तान में ही काम करूँगा। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस फिर मैंने स्कॉलरशिप की एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की। मैं इतना आपको बताऊँगा कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं उनको डिफरेंट कंसल्टेंट से जब मिले होंगे, कंसल्टेंट्स उनको कभी भी ये नहीं बताते होंगे कि स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उनका उसके अंदर अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। दे वांट यू टू पे फी ताकि उनको कमीशन मिले। तो आपको कभी भी इस लिहाज से गाइडेंस कंसल्टेंट से नहीं मिलेंगी। वो आपको खुद अपने ऑन पे आपको सारा एक्सप्लोर करना है। तो फिर मैंने ये सारी यूनिवर्सिटी सर्च की थी, मैंने स्कॉलरशिप प्रोसेस स्टार्ट किया और आफ्टर एन एक्सटेंसिव एप्लीकेशन प्रोसेस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को I was lucky in securing the Vice Chancellor's International Excellence Scholarship at Deakin. इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, 50% वाला होता है और 100% वाला। So I was lucky कि मैंने 100% वाला लैंड किया and now I'm here pursuing my Masters of Construction Management. I came in June 23 और अभी almost 1.25 साल हो गया, 8 months to go. तो that's a short introduction. तो जो ये बेसिकली स्कॉलरशिप होती है ये आपको बिफोर एडमिशन सिक्योर करनी होती है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा की बात की जाए तो यू हैव टू गेट दिस, ये आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट चाहिए होती है एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है। सो इस सारे टाइम फ्रेम में जो स्कॉलरशिप है, जिस तरह आपने बोला है कि जो आपकी डीन स्कॉलरशिप है, ये किस टाइम सिक्योर करनी होती है और किस टाइम मुझे कंफर्म होगा कि जो स्कॉलरशिप है वो मुझे मिल गई है? ठीक है, ये इट्स अ गुड क्वेश्चन और इसमें फॉर्चुनेटली यही बात है कि इस लिहाज से इनका प्रोसेस कन्वीनियंट है कि ना कोई अप्लीकेशन फ़ी है और ना कोई आप ज़्यादा वीज़ा वाले खातों से भी नहीं गुजरेंगे। जो लोग ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस से फेमिलियर हैं उनको पता होगा कि सबसे पहले आपने सिंपल एडमिशन अप्लाई करना होता है, जिसके बेसिस पे आपको ऑफर लेटर मिलता है। नॉर्मल 1 वीक के अंदर आपको मिल जाता है, जिसमें आपकी सारी डिटेल होती है, एप्लीकेंट डिटेल्स, आपकी इंडिकेटिव फीस लिखी होती है कि लेट्स से $80,000 फॉर द होल डिग्री और बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। उस ऑफर लेटर के बाद फिर आप अपना GTE जमा कराते हो, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सब कुछ जमा करके, फिर जिसमें 1 मंथ हाफ मंथ लग जाता है, आप जमा कराते हो। उसके बाद फिर आपको दोबारा उनसे मिलती है कंडीशनल ऑफर, फिर अनकंडीशनल ऑफर, एट द एंड फिर आपको COE मिलती है। ये एक शॉर्ट ओवरव्यू है प्रोसेस का। तो जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात होती है वो बड़ा सिंपल है। जब आप अप्लाई करते हो ऑफर लेटर के लिए और आपको विद इन 1 वीक ऑफर लेटर आ जाता है, तो उस ऑफर लेटर के ऊपर आपकी एप्लीकेंट डिटेल होती है, एप्लीकेंट नंबर होता है, एडमिशन नंबर। उसकी बेसिस पे फिर आप स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हो। उनकी हर यूनिवर्सिटी की एक डिफरेंट स्कॉलरशिप होती है। फॉर एग्जाम्पल डीकन की वाइस चांसलर थी, फ्लिंडर की एक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप होती है। तो मैंने 6-7 यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट की थी, सारों की वेबसाइट्स जाके एक्सप्लोर करके। वन ऑफ देम वाज फ्लिंडर, डीकन, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी, उधर से मुझे ऑफर आया था, और चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी एंड अ कपल ऑफ अदर्स जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जब आपको ऑफर लेटर मिलता है उस एडमिशन नंबर की बेसिस पे आप इनकी वेबसाइट के ऊपर डिटेल्स होती हैं, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ मार्क आपके होने चाहिए बैचलर्स में और 2-3 रेफरेंस लेटर्स और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और कि आपके पास ऑफर लेटर हो ताकि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो तो उस फॉर्म में आप डाल सको कि ये मेरा एडमिशन नंबर है, ये मेरा नाम है
और ये मेरा कोर्स है जिसके मैंने अप्लाई किया था। तो आप जब वो सबमिट कर देते हो, हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइंस होती हैं। नॉर्मली डीकन का अगर मैं आपको बताऊं तो जुलाई में हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा था। इन्होंने मुझे फर्स्ट वीक ऑफ मे, विच इज़ 2 months बिफोर द कोर्स सेशन, उन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ मे में मुझे रिस्पॉन्स दे दी कि आप स्कॉलरशिप के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए हो, हम आपको ऑफर कर रहे हैं। दोबारा मुझे अपडेटेड ऑफर लेटर मिल गया, ओरिजिनल की जगह एक दोबारा अपडेटेड ऑफर लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी फीस 0 है और सेम बाकी सेम है। उसके बाद फिर प्रोसीजर इज द सेम एज एनी अदर स्टूडेंट। आप जीटी जमा करते हो, कंडीशनल ऑफर आता है, अनकंडीशनल, और फिर सिंपल स्टूडेंट वीज़ा। तो सारा प्रोसेस मतलब आपने खुद किया था या यू हैव टू गो टू कंसल्टेंट टू अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा? हाँ, कंसल्टेंट का वही जो नॉर्मली आप बस समझे कि जिस तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, कंसल्टेंट से आपने वो सारा प्रोसेस करवाना है। तो कंसल्टेंट के पास ही जाते हो। ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है यहाँ पे कंसल्टेंट्स की मोनोपोली है। तो कंसल्टेंट के थ्रू आपने जाना ही है। कंसल्टेंट आपको ऑफर लेटर जनरेट करवाता है। तो जो एडमिशन, जो स्कॉलरशिप वाला सारा प्रोसेस है, वो चूंकि इसके पैरेलल चलता है, जिस तरह मैंने बताया कि आप साइड पे, तो स्कॉलरशिप वाला आप खुद अपने ऑन पे कर सकते हो। और अगला जो बाकी प्रोसेस है जीटी वाला और कंडीशन ऑफर, वो सारा कंसल्टेंट ही आपको करके देगा। तो उसमें फिर आपके पास चॉइस होती है। कंसल्टेंट आपको खुद बताते हैं कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दो अपने स्कॉलरशिप के, जो स्टेटमेंट ऑफ लेटर है और रेफरेंस लेटर्स है, मैं आपकी बिहाफ पे अप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि वो आपको हेल्प नहीं करेगा, वो आपको बस आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा और ये आपको ये बोलता है कि ये आपकी डिटेल्स हैं, आप बेसिक साइट पे अप्लाई कर दो। तो बाद में अगर आपको रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपको फर्दर प्रोसेस में जीटी और इन चीज़ों में परस्यू करूंगा। तो कंसल्टेंट मस्ट है, मतलब उसके बगैर नहीं होता। दिस इज फॉर द कोर्स वर्क। मास्टर बाय रिसर्च का फिर एक बिल्कुल एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है वो। बिल्कुल ठीक है। तो जो स्कॉलरशिप है, आपने बताया कि मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, तो हर यूनिवर्सिटी यही था 50%, 100%, या इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी? नॉर्मली सारी यूनिवर्सिटीज का मुझे यही नजर आता है। फ्लिंडर का भी यही था 50-100, डेकन की भी 50-100 की कैटेगरी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी की भी 50-100 की थी, चार्ल्स डार्विन की आई थिंक 50 की थी। और मैंने अप्लाई ज़ाहिर है उन्हें भी किया था जिसमें 100 की ऑफर्स आ रही थी, क्योंकि 50 भी मेरे बैक ऑफ द माइंड 50 वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। तो नॉर्मली 50-100 होती हैं। इसके अलावा कुछ 30% वाली भी होती हैं, लेकिन वो भी कम ही हो गए। और प्राइमरीली यही है, हाँ 50 और 100 की होती हैं। तो जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आजकल जो कंसल्टेंट है वो 12 से 13 मिलियन की स्टेटमेंट डिमांड कर रहे हैं अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने। तो वंस यू गेट द स्कॉलरशिप, तो स्टिल आपको फाइनेंशियल कैपेसिटी मीट करनी होती है या आपकी वो रिक्वायरमेंट्स के होगी? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये भी लोगों को पता होगा कि आपकी जो स्टेटमेंट होती है नॉर्मली 3 to 6 months मेच्योर होनी चाहिए। तो मैं फॉर एग्जांपल, चूंकि आई वाज प्लानिंग फॉर द जुलाई इनटेक, तो मैंने जनवरी-फेब से ही अपनी स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट कर दी थी, ताकि जब मैं वीज़ा अप्लाई करूँ तो मेरी स्टेटमेंट मेच्योर हो सके। इनिशियली यही होता है कि आपने वही 12 मिलियन की वो आपने बनानी होती है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है पहले ये समझना है। उसमें आपकी पूरी ट्राइमेस्टर फी होती है पूरे साल की, आपकी लिविंग कॉस्ट होती है, आपके आई थिंक बाकी कुछ बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं और रेंट वगैरह सब कुछ होती हैं। तो लेट से अगर आपको स्कॉलरशिप ऑफर हो जाती है तो उस स्टेटमेंट से आपकी जो सारी ट्यूशन फी होती है वो डिडक्ट हो जाती है। तो मुझे इनिशियली अराउंड 8 मिलियन का चाहिए था स्टेटमेंट, अराउंड 80 लाख और समथिंग। जब मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हुई है तो मुझे फिर कंसल्टेंट ने बताया कि अब अगर आप 30 लाख या 40 लाख का भी जमा कराओ, अराउंड 40 लाख, मुझे सिर्फ एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, जिसमें सिर्फ आपकी वो $22,000 साल की लिविंग कॉस्ट है, वो भी जमा कराओ तो आपके लिए चलेगा। लेकिन मैंने फिर भी जस्ट टू बी सेफ मैंने वो पुरानी स्टेटमेंट ही जमा कराई थी, तो वो आपकी डिडक्ट हो जाती है। मैं ऑलवेज सेव, ऑस्ट्रेलिया कहता है 4 मिलियन चाहिए तो गो फॉर 5 मिलियन। ऑस्ट्रेलिया के लिए जितना आप एक्स्ट्रा ओवर जाओगे तो बेसिकली आपको जो है वो वीजे में फायदा देता है। ऐसे अब सवाल आता है कि आपने यूनिवर्सिटीज बताई, डिफरेंट बताई, 2 सवाल हैं। पहला, व्हाई ऑस्ट्रेलिया, देन व्हाई डीकन? अच्छा, वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई डीकन? हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए प्राइमरीली जो ऑप्शंस मैंने जिस तरह के कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया सब कुछ, तो मेरे कुछ यहाँ पे काफ़ी सीनियर्स हैं नस्ट के, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, उनसे मैंने कंसल्ट किया था। तो ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर लाइफ एज इन सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर स्पेशली बहुत ब्राइट है। यहाँ पे सैचुरेशन नहीं है, अभी शायद बढ़ ही है, लेकिन कंपेरेटिव टू यूके तो बहुत कम सैचुरेशन है यहाँ पे। वेदर वॉज अ वेरी बिग फैक्टर फॉर मी। वेदर मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि एक अच्छी लाइफ हो। और फिर एट द सेम टाइम जो पीआर वाले, मैंने काफ़ी चीज़ें जहन में बैक ऑफ द माइंड रखी थी कि ऑस्ट्रेलिया में भी पीआर के प्रोस्पेक्ट्स कंपेयर टू अदर नेशंस काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ ऑस्ट्रेलिया की वजूहत हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाइज ऑस्ट्रेलिया गुड ऑप्शन, इंडस्ट्री अच्छी थी, पीआर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे थे, वेदर अच्छा था, कल्चर भी अच्छा था, काफ़ी चीज़ें थी इस तरह। इवन मुस्लिम कम्युनिटी भी यहाँ पे माशाल्लाह इट्स वेरी मतलब अच्छी तरह चल रहे हैं, ग्रोइंग, देयर ग्रोइंग। और व्हेन इट कम्स टू डीकन, तो डीकन में फिर यही था कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी है वो दैट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, और सिडनी है, सिडनी के काफ़ी मसले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मसले हैं, लेकिन दैट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। और जो डीकन था जिलोंग कैंपस है बेसिकली,
जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, तो दिस वाज 80 किलोमीटर्स फ्रॉम मेलबर्न। तो बहुत एक आइडियल लोकेशन थी कि मैं रीजनल में भी पढ़ लूँगा, रीजनल के पॉइंट्स भी मुझे मिल जाएंगे, रीजनल के PR प्रोस्पेक्ट्स मिल जाएंगे, और मेलबर्न से बहुत अप्रोचेबल भी होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया से 80 किलोमीटर्स। कल को फॉर एग्जांपल अगर मेरी जॉब वगैरह होती है प्रोफेशनल इंडस्ट्री में मेलबर्न में, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं होता। तो अप्रोच के लिहाज से भी अच्छा था, डीकन रैंकिंग में भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी। तो ये काफ़ी फैक्टर्स थे जो जिसकी वजह से मैंने डीकन को चूज़ किया था। तो जिस तरह आपकी स्कॉलरशिप है, सो दैट्स ओनली फॉर द ट्यूशन फी, या ये कुछ मंथली आपको स्टाइपेंड भी पे करेंगे? स्टाइपेंड नहीं है इसमें, ये दिस इज ओनली ट्यूशन फी। और इवन मैंने जो मेडिकल इंश्योरेंस होती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देते हैं $1600, वो भी मैंने जमा किए थे। मेडिकल इंश्योरेंस मैंने दिया था। ट्यूशन फी सबसे बड़ा चंक ट्यूशन फी होता है, विच इज़ $80,000 फॉर मास्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तो वो सारा वेव ऑफ हो जाता है। और जो स्टाइपेंड होता है वो नॉर्मली रिसर्च स्कॉलरशिप में होता है। तो आई हैव सम मेट्स जो मेरे कोर्स मेट्स हैं, वो स्टाइपेंड उनको मिल रहा है जो रिसर्च स्कॉलरशिप के ऊपर है। और आई वुड सजेस्ट, चूंकि मैं तो वैसे रिसर्च कोर्स वर्क भी बता रहा हूँ आपको, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ बेस्ट ऑप्शन इज स्टिल रिसर्च स्कॉलरशिप, क्योंकि उसमें ना आपके ऊपर स्टूडेंट लिमिट होती है, वर्किंग लिमिट भी नहीं होती है, आपको स्टाइपेंड भी मिलते हैं आपको, और आपका इवन जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है हमें 2 years का मिलता है, उनको 3 years का मिलता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं रिसर्च में, और इवन रिसर्च वालों को 5 points एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। तो ये मेरा अगला सवाल था कि आपके ऊपर जो है वर्किंग आवर लिमिट भी लगी हुई है, या वो बेनिफिट नहीं, वो है वर्किंग आवर लिमिट है बस, लेकिन वो फिर वंस व्हेन यू कम टू ऑस्ट्रेलिया आपको अंदर की निटी-ग्रिटीज पता चल जाती हैं। अब मेरा ऑलमोस्ट हम दोनों का ट्राइमेस्टर ब्रेक अप्रोच कर रहा है, समर ब्रेक मिड अक्टूबर में, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन होगा मार्च के अंदर। तो फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च हमारा कोई कोर्स नहीं है, दैट मीन्स कि अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स। तो वो जो वर्किंग लिमिट होती है ये सिर्फ ड्यूरिंग वेंस कोर्सेज सेशन तक होता है। जब ब्रेक्स होती हैं 5 month की ब्रेक, तो उसमें फिर आप पे वर्किंग लिमिट ही होती है, जिसमें फिर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यही करते हैं कि इसी 5 महीनों में अनलिमिटेड वर्क करके अपनी फी पूरी करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ट्राइमेस्टर की अगर बात करना चाहूँगा, सेमेस्टर का मैं पता होता है, लेकिन मैं अपनी भी थोड़ी सी क्लैरिटी लेना चाहूँगा, क्योंकि जो मुझे पता है वो ये कि शायद जो डीकन है वो साल में 3 सेमेस्टर ऑफर करती है, तो यू हैव टू स्टडी 3 सेमेस्टर्स, या आप कोई 2 पिक करते हो? नहीं, इट्स नॉट कंपलसरी। सो दो ट्राइमेस्टर जो आपके होते हैं, क्योंकि आपकी डिग्री का ड्यूरेशन है 2 years, ठीक है, तो 2 years में आपने अपनी डिग्री पूरी करनी है। तो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर जो होती है कंपलसरी होती है, इसमें अपने कोर्स मतलब कंपलसरी इन द सेंस कि आपने 60 के जो कोर्स होते हैं वो अपने पूरे करने। ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपका एक कोर्स अपने पे लोड ज्यादा है, अपने 4 की जगह 3 ले ली, आपका एक कोर्स लेट्स सपोज फेल हो गया, तो ट्राइमेस्टर 3 जिस तरह हमारे यहाँ उधर होता है समर ट्राइमेस्टर होता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ समर ट्राइमेस्टर। ओके, तो उसमें फिर आप वो अपने कोर्स पूरा कर सकते हैं। अगर आप डिले आपको अभी कोर्स डिले है तो उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिर ये ऑप्शन होती है कि अगर आप ट्राइमेस्टर में एंगेज या चाहे एक सब्जेक्ट भी ले रहे हैं तो फिर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स नहीं है, बिकॉज़ आप स्टडीज में एंगेज हो। वीजा लीगल एस्पेक्ट्स में अगर मैं इसको समझाऊं तो टोटल 16 यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल मास्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 16 सब्जेक्ट्स। तो आप पे ये वीजा कंडीशन होती है कि 1 साल में आपने 8 सब्जेक्ट्स पूरे करने हैं। अब उस 8 सब्जेक्ट को आप 2 ट्राइमेस्टर्स में पूरे करते हो या 3 में करते हो, किस तरह डिवाइड करते हो आप पे है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि 4 पहले 2 ट्राइमेस्टर में लेके 8 सब्जेक्ट्स फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर में खत्म करके T3 में फिर ब्रेक ले लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वीक होते हैं, वो नहीं कोप अप कर पाते, वो फिर ये करते हैं उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि पहले में 2 ले लिए, दूसरे में 3 ले लिए, और फिर आखिरी में फिर 2-3 दोबारा ले लिए। तो उनका फिर ये होता है कि दे आर एंगेज्ड थ्रू आउट द ईयर, लेकिन उनको फिर उनका स्टडी लोड कम हो जाता है। तो दैट्स टोटली एंटायरली अप टू यू कि आप अपने आप को किस तरह मैनेज। तो इसमें मैं अगर कहूँ कि शायद सम सॉर्ट ऑफ हैक भी, अगर मैं क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट आस्किंग कि अगर मैं फॉर एग्जांपल पहले सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट उठाता हूँ तो जो मुझे फीस पे करनी होगी वो भी 2 ही कोर्सेज की पे करनी है। आप लोग ऐसे भी करते हैं कि मतलब आपने जाहिर सी बात उधर से आपने मतलब ये एक हैक है, हाँ फीस आपने फुल पे कर दी 4 यूनिट्स की, ठीक है, वो तो आपने लेनी है। फिर इधर आके मतलब लोग ऐसे करते हैं कि जाहिर सी बात है इधर पे फिर वो एक्सपेंसेस होती है, खर्चे होते हैं। सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट चीज गाड़ी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, क्योंकि आपकी जॉब भी होती है, स्टडीज भी होती है। तो लोग ऐसा करते हैं कि एक कोर्स विड्रॉ कर देते हैं, तो उसी पैसे से फिर अपने लिए मतलब ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, वो रिफंड हो जाता है। अच्छा, रिफंड हो जाता है। हाँ, तो मतलब वो ये कि उनका सिस्टम शुरू हो जाता है ना, उसकी जॉब शॉप की टेंशन या आगे पीछे जाने की वो थोड़ी सी ईज हो जाती है, तो फिर वो T3 में पढ़ लेते हैं ऐसे। तो रिफंड मींस टेक्निकली आपके अकाउंट में आएगा, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में हाँ, इसके लिए यूनिवर्सिटी टर्म्स में एक वो टर्म यूज करते हैं सेंसस डेट। सेंसस डेट आपके ट्राइमेस्टर के 3rd-4th वीक तक चलता है। अगर उससे पहले आप सब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, कैंसिल करते हो, तो आपको उस सब्जेक्ट की रिफंड हो जाता है। लेकिन वो आपको बताते भी हैं कि यू जस्ट कीप इन माइंड कि 8 सब्जेक्ट्स आपने इस साल में पूरे करने हैं। तो वो फिर इट्स अ बार्गेन
काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि मतलब मैं तो पर्सनली रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप बेशक स्टार्टिंग में आपको शायद फ़ायदा हो जाए, लेकिन आगे जाके फिर जो 5 महीने की ब्रेक होती है आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्योंकि उस 5 महीने की ब्रेक में कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, इट्स इंटायरली अप टू यू, कुछ लोग अपनी 1.5 ट्राइमेस्टर की भी फीस पूरी कर लेते हैं। मतलब लेट्स से अगर 15,000 आपकी ट्राइमेस्टर की है, कुछ लोग उसमें अराउंड 20-25 कमा लेते हैं, ताकि एक ट्राइमेस्टर तो निकल ही जाए, दूसरा ट्राइमेस्टर भी हाफ पहले से कवर कर लें ताकि वो अगले 2-3 महीने में वो कवर हो जाए। तो वो 5 मंथ की ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एडिंग ऑन टू दैट अनदर चीज़ जो कि हम जब आए थे तब एक नया रूल आया था कि जब आपका कोर्स सेशन में होता है तो यू कैन नॉट गो होम, घर नहीं जा सकते आप। तो जब उसके लिए भी आपका कोर्स नहीं होना चाहिए सेशन में। तो ब्रेक में जब आप 5 मंथ ब्रेक होता है आप पाकिस्तान जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब आपका सेशन हो, लेट्स से T3 आपने लिया है, तो फिर आप पाकिस्तान में नहीं जा सकते। तो ये एक एक्स्ट्रा लिमिट इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में इम्पोज की। उसके लिए कि यूनिवर्सिटी से आपने परमिशन लेनी, लेटर लेना है, इफ दे अलाउ यू, फिर आप जा सकते हो सारा। मैक्सिमम 10 डेज की आपको परमिशन मिलती है उससे, और उसके लिए भी कंपैशनेट ग्राउंड्स चाहिए होते हैं कि कोई फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है या शादी है, मतलब थोड़े से रीजन चाहिए होता है, विदाउट एनी रीजन नहीं देते। ठीक है, तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा? अमेजिंग, मेरे लिए तो हम फॉर बोथ ऑफ अस, इफ यू जस्ट फाइंड गुड पीपल इन ऑस्ट्रेलिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस जैसे अच्छे दोस्त मिल गए हैं। ही इज फ्रॉम माय ओन कम्युनिटी, और मतलब जाहिर पाकिस्तानी कम्युनिटी माशाल्लाह आजकल हर जगह ग्रोइंग है। और बाकी भी नॉट ओनली, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आके आपने ये नहीं कहना कि पाकिस्तानी में रहना है, आपने कंफर्ट जोन से निकलना है। आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, US हो गया, मतलब एनी कंट्री, आप पोलैंड हो गया। तो मेरी सालों से इंटरेक्शन एंड इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपको एक मल्टी कल्चरल आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, डाइवर्स एक्सपीरियंस, काफ़ी कल्चर सीखते हो। मुझे बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्सपोजर यहाँ पे मिला है, और आपका पूरा एक जो दुनिया का एक एनालिसिस होता है या एक माइंडसेट होता है आपका चेंज हो जाता है। तो मेरे लिए तो एक बहुत, हम दोनों के लिए, हम सारों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हम सोशली एक्टिव हैं। इफ़ यू आर सोशली एक्टिव तो आपके लिए लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ की। बाकी आपने बात की सिर्फ यूनिवर्सिटी में, तो मैं भी, और फिर मुझे लगा डीकन में, शायद जब मैंने पूछा वाई डीकन, तो शायद आप ये कहेंगे कि वहाँ पे यूनिवर्सिटियंस जो है वो पढ़ा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई लाइक डॉक्टर जमाल और सर बिलाल का जिक्र करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि ये वो हैं जो मेरे एचओडी थे एंड दे हैव टॉट मी दी सब्जेक्ट्स बैक जब मैं नस्ट में पढ़ रहा था। तो मेरे ख्याल आप लोगों के टीचर्स हैं, तो डेफिनेटली वो उनका तो फनीली स्पीकिंग मुझे तो पता भी नहीं था इनका। वो तो हमें नहीं पता, वो तो हमें बाद में आगे पता चला कि यहाँ पे आके मैंने डिस्कवर किया कि जब पहुंचे तो यहाँ पे अपने नस्ट के और मेरे यूनिवर्सिटी के लोग थे ये वो बाद में मेरा, जबकि मेरे बैक ऑफ द माइंड नहीं था। और इवन मुझे स्टार्ट में जब मैं यहाँ पे आ रहा था, मेरा एक कज़न है तस्मानिया में, मेरा बाय द ऑस्ट्रेलिया में आई हैव नो वन व्हेन आई वाज कमिंग हियर, लेकिन एक कज़न मेरा दूर था तस्मानिया में, तो उसने मेरे लिए एक पाकिस्तानियों के साथ अकोमोडेशन अरेंज की थी। लेकिन मैंने उनको, हर बंदे की अपनी एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है, मैंने उनको कहा कि नहीं, मैंने एक और अकोमोडेशन पहले से अरेंज की हुई थी विद ऑस्ट्रेलियंस, तो मैंने कहा कि नहीं, आई विल हैव सम न्यू एक्सपीरियंस। और आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने एक्सपीरियंस किया था कि मैंने फर्स्ट 6 months आई स्पेंट विद ऑस्ट्रेलियंस, और मैंने बहुत कुछ सीखा था उनसे, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, इनका एक्सेंट, इनकी इंग्लिश, इनका कल्चर। तो जब आप अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करके इनके अंदर घुसते हो, तो ऑब्वियसली नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर वैल्यूज, जो आपके बेसिक इस्लामिक वैल्यूज हैं, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, लेकिन स्टिल आप जब इनके साथ इंटरेक्शन करते हो बहुत कुछ सीखते हो। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट 7-8 months गुजारे, उसके बाद देन आई वेंट शिफ्टेड टू अ होम विद माई लोकल पाकिस्तानी पीपल, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मतलब ओवरऑल जो जर्नी है वो आपकी अभी तक अच्छी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। हम बस रेगुलरली हमने एक रखा होता है कि आफ्टर एवरी 3-4 weeks हम एक ट्रिप प्लान करते हैं, कोई नई जगह जाएंगे। अभी रिसेंटली हम मतलब 12 पोस्टल गए थे, उससे पहले कभी हम लॉन्च चले गए। ये मतलब आप लोगों को समझ नहीं है। नेक्स्ट हमारा बकेट लिस्ट पे फिलिप आइलैंड है, और फिर मतलब इस तरह की हर मर्तबा कोई नई जगह हम एक अपने बैक ऑफ द माइंड रखा होता है। ऑब्वियसली फाइनेंसिस को मद्देनजर रखते हुए कि इकोनॉमिकल बजट हो और मतलब एंजॉय भी हो। मेन चीज़ कंपनी होती है, तो कंपनी अगर आपकी अच्छी हो तो आप बहुत एंजॉय करते हो। और स्पेशली हमने घर पे तो हमने बहुत रेगुलर कर दी है, हमने एक बारबेक्यू का वो रखा हुआ है, सिस्टम रखा हुआ है, तो मीट ले आते हैं और बस मतलब हर 2-3 हफ्ते बाद एक बारबेक्यू रखते हैं, कम्युनिटी को बुलाते हैं, उसके साथ बारबेक्यू करते हैं। नहीं, ये चीजें डेफिनेटली वो लोग समझ सकते हैं जो यहाँ आए इनिशियली, जो लोग वहाँ बैठ के देखते हैं उनको शायद इन चीज़ों की वैल्यूज नहीं पता, लेकिन जब आप यहाँ पे इस लाइफ में बिजी हो जाते हो, देन यू नीड समवन के साथ आप बैठो। जिस तरह आपने बताया कि पहले 7 महीने डिफरेंट एक्सपीरियंस था, देन मैं अपने लोगों के साथ शिफ्ट हुआ। मतलब जो पाकिस्तान में लोग होते हैं और इधर आके ना वो एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्यों हमारे यहाँ देखो सब कुछ जो है वो कंफर्ट जोन, आपको पता है हमारे यहाँ कैसे होता है ना बिल्कुल। फिर इधर आके आपको पता होता है कि भाई
सुबह 7 बजे 6 बजे 5 बजे मैंने उठ के जॉब पे जाना है, फिर जॉब से आप आके खाना भी पकाना है, ठीक है, फिर वो बर्तन भी खुद धोने हैं, फिर मतलब कपड़े भी खुद धोने हैं, काम भी खुद करना है, और फिर साथ ऊपर से स्टडीज का टेंशन होती है, असाइनमेंट्स मतलब ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, मतलब काफ़ी ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से आउटसोर्स कर लो या वो कर लो, उस पर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, मतलब मुश्किल नहीं, अवॉइडेंस एक मुश्किल होते हैं पर टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, अपना टाइम देना होता है, तो वो सब मैनेज करना जो है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो इन सब के बीच में मतलब आप की सोशल गैदरिंग हो, आप थोड़ी से जाए मतलब दोस्तों के साथ करें तो वो बहुत रिलैक्सिंग होता है, आपको थोड़ा टाइम चाहिए, हाँ, तो मतलब वो आप फ्रेश होते हैं ना, फ्रेश होके फिर आप मतलब कर सकते हैं, तो दैट हेल्प्स। मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जिस तरह इन्होंने मुश्किल होता है, काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होता है, कुछ के लिए ठीक होता है, काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पे आके अपने लोकल लोगों को, कम्युनिटी को, लोग को अप्रोच करके कि यार मेरी काइंडली जॉब लगवा लें या मेरी इस चीज़ में हेल्प कर लें। मैं उस तरफ में नहीं गया था, मेरा ये था कि आते साथ ही मैंने खुद यहाँ पे लोकल बस कल्चर को समझा, फिर डिफरेंट जगहों पे जॉब एप्लीकेशंस फिजिकली जाके मैंने रेज्यूमेस पकड़ाए। मेरी फिर पहली जॉब आई स्टार्टेड फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, स्टिल वर्क इन अ रेस्टोरेंट पार्ट टाइम, और साथ में यूनिवर्सिटी में भी काम कर रहा हूँ करियर डिपार्टमेंट में। तो उधर से जब आप खुद निचले लेवल से आप स्टार्ट करते हो खुद ही, तो आपके लिए फिर सीखना बहुत ईजी होता है, आप काफ़ी डिफरेंट चीज़ें सीख लेते हो कि हाउ टू मैनेज इन द वर्क स्पेस, अपने ऑस्ट्रेलियंस के साथ कैसे मैनेज करना है, अपने डिफरेंट लोगों के साथ कैसे मैनेज करना है। कॉन्ट्रेरी टू दैट, कुछ लोग मैंने देखे हैं जो कि आते साथ ही उनके लोकल लोगों ने उनके लिए जॉब अरेंज की होती हैं, तो वो बस पूरी लाइफ फिर उस जॉब में रहते हैं, तो सीखने का मौका नहीं मिलता। तो मेरा जो मेन सजेशन है वो ये कि ट्राई टू बी ओपन टू ऑल ऑप्शंस, और मतलब हैव एन ओपन माइंड, काफ़ी चीज़ें आप उससे सीख सकते हैं। मैं खुद जब पहले मैं आया तो मेरा कज़न रहता है मेलबर्न में, वो भी सिविल इंजीनियर है, तो मैं उसके साथ 5-6 दिन पहले उसके साथ रहा था, तो उसने मुझे पूरा मतलब गाइड किया। जाहिर सी बात है इधर आपको गाइडेंस चाहिए होती है ना, कि मतलब फर्स्ट थिंग आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट खोलने हैं, सिम खोलने हैं, फिर अपने ड्राइविंग लाइसेंस का वो करना है, तो वो सारा प्रोसेस उसने मुझे मतलब करा दिया था। फिर जॉब्स की हम ऑनलाइन अप्लाई करते थे, सीक पे, लिंक्डइन पे करते थे, लेकिन वो मतलब आपको वो नहीं होता ना कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, सीवी कैसे करनी है, क्या कैजुअल मतलब यहाँ पे फुल टाइम कर नहीं सकते, तो आपने कैजुअल जॉब करनी है, तो कैजुअल के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, सीवी कैसे करनी है, क्यों दोस्त भी नहीं आपके कोई। तो मैं ऐसे अप्लाई करता रहा, मुझे एक जगह से वो आई ना इंटरव्यू की इन्विटेशन आई, तो मैं उधर गया, तो उस लड़की ने मुझे कहा, एचआर ने मुझे कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने इसको बोला कि मतलब ऐसे मैं स्टूडेंट हूँ डीकन का। तो उसने कहा अच्छा आप स्टूडेंट है, तो हम स्टूडेंट को नहीं लेते, अपने सीवी पे नहीं लिखा हुआ है। मैंने कहा सीवी पे इतना बड़ा तो लिखा हुआ है कि मैं आई एम ए सिविल इंजीनियर। तो मेरे कजन ने मुझे बोला कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते तो आपको ले लेंगे। तो मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ कि यार मैं तो इंटरव्यू के लिए आया, मतलब इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू। तो फिर मुझे ना वो हो गया कि यार ये तो गलत है, ये तो मतलब मुझे मेरी सिलेक्शन नहीं हो गया, मैं क्या करूँगा। तो फिर मैं ऐसे ही एक दिन निकला और सीवी लेके मैं प्रिंट लेके मैं ऐसे ही डोर टू डोर जाके मतलब कि जॉब ढूंढनी है। तो अगले वीक मुझे दो तीन जगहों से कॉल आ गई। तो फील्ड की जॉब है, मतलब मुझे एक वेयर हाउस में जॉब लगी प्रोडक्शन असिस्टेंट की। तो वो जो मैंने मतलब मैं गया, मैंने ज्वाइन किया, अब दोनों एक साथ से आ गई। तो एक की थोड़ी डिले थी और एक की कितने कल से आ जाओ। तो मैं गया, मतलब फिर बाद में मुझे मेरी मैनेजर जो थी उसने मुझे बताया कि मतलब जब आप आए, क्योंकि इधर कल्चर ये बिल्कुल डिफरेंट है ना, पाकिस्तान की तरह नहीं है। इधर आप किसी भी उस पे जाओ तो जो भी काउंटर पे होगा, रिसेप्शन पे आपसे बड़े अच्छे तरीके से मिलेगा और आपको मतलब आपकी सीवी देगा और वो जगह तक पहुंचाएगा। ये नहीं कि कचरे के डब्बे में डालेगा। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो उधर कि हाँ भाई ठीक है हो गया ना। तो जैसे मैं गया, मैंने कहा जॉब चाहिए हो, तो उस बंदी ने फोन किया कि 2 मिनट रुको। तो जो हमारी जनरल मैनेजर थी, सेल मैनेजर, वो दोनों आके मतलब ऐसे जो दौड़े नहीं आते, वो कहते क्या जॉब चाहिए। तो मैंने कहा कुछ भी हो, कैजुअल ऐसे कुछ भी है। कहते ठीक है। फिर बाद में मेरी मैनेजर ने मुझे बोला कि मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि जब आप ऐसे आए अंदर और हाथ में सीवी लेके, कहते आजकल कोई भी नहीं करता ऐसे। तो मतलब ये नहीं कि अब कोई आगे इधर वो लोग आते हैं ना, फिर वो एक ही सीवी पे सब जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया और फिर बोलते हैं कि हमारी जॉब नहीं लग रही, रिजेक्शन आ रही है। तो समटाइम्स यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे। एफर्ट करोगे तो यहाँ पे इट विल बी 100% रिकॉग्नाइज्ड। हाँ, दूसरी बात काट रहा हूँ, हमारा रिसेंटली मीटअप हुआ लास्ट संडे को ही। उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, मैं जाके सीवीज दे रहा हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट द हंटिंग। तो यही जो मैंने भी आपका 4-5 साल में क्रक्स निकाला है, यू जस्ट हैव टू ट्रिगर द एम्प्लॉयर बार कि भाई मेरे पास वो स्किल है या मुझे वो जॉब चाहिए, बिकॉज आपको वो चीज चाहिए। उसके लिए 100 एप्लीकेंट्स होंगे, बट इफ यू वांट टू टारगेट दैट तो आगे बिल्कुल ठीक है कि समटाइम यू हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स और सोचना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है। वीजे की आपने बात की कि ऑस्ट्रेलिया टोटली डिफरेंट है, तो अगर मैं ऐसा कहूँ आप लोगों के दोनों से पूछूंगा बारी के कैसा था एक्सपीरियंस जब तक वीजा नहीं आया था, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉलरशिप हाथ में थी, हर चीज थी, वीजा अप्लाई कर रहे होंगे,
वीजा आने से पहले की फीलिंग और जिस दिन वीजा आता की फीलिंग्स, इसके बारे में ये सवाल मैं सबसे करता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि हाँ जो ऑस्ट्रेलिया है वो वीजे से पहले और है, वीजे के बाद और है। सो आई जस्ट वांट टू हैव योर थॉट्स ऑन इट। वीजे से पहले वाला तो मेरा बहुत ज़्यादा, हर बंदे का मिक्स एक्सपीरियंस होता है। मेरा बहुत कॉन्फिडेंशियल वो था, प्रोसेस था कि मेरा था कि जब इवन मुझे स्कॉलरशिप भी आई थी तो फर्स्ट टाइम तो जो मैंने उसको प्रोसेस करना स्टार्ट किया, मैंने उसको 10 मरतबा पढ़ा। मैंने देयर कुड हैव बीन अ मिस्टेक कि ये $0 जब लिखा होता वहाँ पे कि $0 फी, तो मैंने कहा ये मतलब क्या है, ये किस तरह हो सकता है। तो क्योंकि डीकन सिर्फ एक बंदे को देता है स्कॉलरशिप पूरे अक्रॉस द ट्राइमेस्टर। तो मैंने इनका अभी भाई से बात हो रही थी, मैंने से पहले CSS भी दिया था, तो CSS में मैं फेल कर गया था, इवन दो देयर आर लाइक 200 सीट्स वहाँ पे, है ना। मैंने कहा ये किस तरह हो सकता है कि आई कैन नॉट बी दिस लकी। लेकिन खैर जब वो मेरा हुआ तो मैंने, हर बंदे का डिफरेंट, मैंने ये अपने भाइयों को भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ अपने फादर को बताया हुआ था कि क्योंकि मैंने कहा कि यार कुछ पता नहीं, एनीथिंग कुड गो रॉन्ग। तो मैंने वो अपना प्रोसेस स्टार्ट किया कंसल्टेंट्स के साथ, और जब जिस दिन मेरा वीज़ा ऑलमोस्ट आ गया, कंसल्टेंट ने मेरे ख्याल 1-2 दिन जब आ गया मेरा, उसके बाद आई स्टार्टेड अनाउंसिंग कि जब टिकट मैंने ले लिया कि भाई मैं 2 हफ्ते में जा रहा हूँ। तो मेरा हर बंदे का एक डिफरेंट होता है। मैंने बस वो रखा होता है, नोटिस पीरियड मैंने दे दिया अपने एम्प्लॉयर को, और बस फिर मैं हर बंदे से मिला हूँ, एक बंदे से, मतलब जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, शॉर्ट नोटिस के ऊपर, और बस फिर आई केम हेयर। और इट हैज़ बीन, मतलब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ क्वींसलैंड के अंदर दोस्त थे, तो उनसे मैं फ़ोन पे सारी चीज़ें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गाइड किया था कि आते साल आपने ये काम करना है, बैंक अकाउंट को जिस तरह इन्होंने बताया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइसेंस स्पेशली, लाइसेंस तो हर हाल में आपने पाकिस्तान से लाना है। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक गाइडेंस थी, जो कि बेसिक गाइडेंस थी कि मैं आने से पहले मुझे पता थी ये चीज़ें। सो क्विक क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू अली, और इज देयर अ डिफरेंस इन ऑस्ट्रेलिया जो आप पाकिस्तान से सोच रहे होते हो और फिर जब आप यहाँ पे आके उतरते हो, तो इज देयर एनी डिफरेंस, कोई शॉकिंग चीज या कोई डिफरेंट? ऑब्वियसली कल्चरल बहुत डिफरेंसेस होती हैं। अब पाकिस्तान में यहाँ पे जब एक चीज़ मुझे वियर्ड लगी, जब मैं आते साथ ही मैं आई रिमेंबर आई लैंडेड एट 6 AM इन द मॉर्निंग, और 8 बजे मैं जिलोंग पहुँचा अपनी जगह पे, और मेरे पास कुछ भी नहीं था, नथिंग। सो आई हैड टू गो टू द स्टोर कोल्स, जो यहाँ पे एक सुपर मार्केट होता है। तो मुझे एक तकिया चाहिए था, बिस्तर, मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपकी, और बैंक अकाउंट और सारी चीज़ें। तो मैं जब वहाँ पे लाइन में खड़ा हुआ, तो वो जो लेडीज़ थी वहाँ की, वो इस तरह स्माइल कर रही हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, हमारे यहाँ तो स्माइल जब कोई करते हैं उसका मतलब होता है कि उसको मेरे से कोई काम है, ठीक है। तो मैंने कहा ये किस तरह मतलब स्माइल कर रहे हैं, वो कस्टमर सर्विस वाले भी सारे हैं। तो फिर आई गॉट द आइडिया कि दिस इज़ अ कल्चर है विच इज़ अ वेरी गुड कल्चर। बेसिकली स्पीकिंग इस्लामिक ट्रेडिशन में तो यही होता है, हमें कहा भी ये जाता है कि एक सवाब का काम होता है स्माइल करना। तो ये चीज़ मैंने, फिर सफाई वॉज अ वेरी बिग थिंग। बहुत सफाई है, मतलब कभी आप का नहीं देखोगे, आप रोड क्रॉस करोगे तो दूर से गाड़ी खड़ी हो जाएगी आपके लिए कि आप जाएं पहले। तो एक सोशल अवेयरनेस है, जो मैं जिस चीज़ पे आ रहा था, सोशल अवेयरनेस का लेवल बहुत हाई है यहाँ पे। मतलब आप, और जब ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो, तो आप इवन कल को मैं जो पाकिस्तान में बीच में गया था, चक्कर भी लगाया था, तो ये चीज़ें फिर आप इम्बॉडी करके वहाँ पे फिर अप्लाई भी कर रहे होते हो। तो अब यू बिकम द पार्ट ऑफ द कल्चर, और फिर उन्हीं चीज़ों को जब आप अप्लाई करते हो, स्पेशली जब मैं किसी जगह पे एंटर हो रहा हूँ, तो अगला बंदा जब मुझे देखेगा, दूर से एक बंदा है वो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा पहले से ही, ताकि मतलब मैं अंदर चला जाऊँ। तो जैसे लॉट ऑफ स्मॉल जेस्चर्स, जो कि मतलब आपका एक पूरे एक्सपीरियंस बनता है उस चीज़ से। तो आप की तरफ आएंगे, क्योंकि ये तो स्कॉलरशिप का है, इसका तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मेरा भी अच्छा है, मेरे भी स्कॉलरशिप है 20%, मतलब फुल नहीं है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं इसमें दुबई में था, मैं दुबई से आया हूँ। अच्छा। तो दुबई में मैं सिविल इंजीनियर काम कर रहा था। तो एक्चुअली मेरे बड़े भाई हैं, तो वो मुझे पुश कर रहे थे कि यार, क्यों वो 2007 में दुबई से, तो जैसे ही एट द फर्स्ट डे आई एंटर्ड दुबई, तो उसने मुझे बोला कि इधर कुछ नहीं, अब यहाँ से मतलब बाहर का वो करो ना। तो फिर मैं थोड़ा सा वो डीला था, मैंने कहा हाँ करेंगे, क्यों दुबई में भी जब वो जॉब हंटिंग वो सीन था, तो वो मुझे ना बार बार पुश कर रहा था कि ये करो वो करो, ऐसे करके वो कर रहा था। तो फिर मैंने IDP के थ्रू अप्लाई किया। IDP आपको पता होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि वो, मतलब दुबई का तो बहुत अच्छा था, पाकिस्तान का मुझे आइडिया नहीं है। तो उन्होंने मुझे सारे, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक, वीज़ा अप्लाई करने तक सब कुछ कर दिया। फिर मुझे कंट्रोल मेरे हाथ में थी कि आप पेमेंट करो, इतने तक किया। और उसके बाद भी मतलब अभी भी वो पूछ रहे कि क्या सीन है, मतलब फॉलो अप कर रहे। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो उसने ना सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मेरा करा दिया। तो जब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, तो कंसल्टेंट जो मेरा था, वो बंदा था इंडियन था, तो वो ही वाज क्वाइट श्योर, ही वाज कि तेरा हो जाएगा। उसने मेरा GT भी वे ऑफ कराया था। अच्छा। मैंने GT नहीं दिया था।
पूछने की ज़रूरत नहीं। तो जैसे ही मतलब मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया तो जो वो एक मंथ था ना वो बहुत स्ट्रेसफुल था, मतलब इट वाज सो स्ट्रेसफुल कि मतलब मुझे लगा कि इतनी मतलब खर्चा किया पैसे की, अभी रिजेक्शन आ गई तो मतलब वो ज़ाया हो जाएंगे ऐसे, तो इट वाज सो स्ट्रेसफुल। देन एक दिन सुबह मैं जॉब पे जाता 8 साढ़े 8 बजे, तो जैसे ही मैं मोबाइल ऐसे देखा ईमेल आ गया, तो ईमेल के साथ ही मुझे मेरे कंसल्टेंट की कॉल आ गई कि मतलब आपका वीज़ा गया। तो देट वाज लाइक आई वाज वेरी हैप्पी। कितने टाइम में आया था? विद इन 1 मंथ, 1 मंथ, 35 डेज के अंदर अंदर आया था। ये एक बहुत अच्छा एक होता है। मेरा 6 डेज में आया था। तो जब वो आपका वो जो वेटिंग पीरियड जितना एक्सटेंड होता जाता है तो आपका वो प्रेशर बढ़ता है। और दूसरी बात, फिर मैंने वो एक एम्प्लॉयर को रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ था दुबई में, तो दुबई में भी एक वीजे का सीन है, तो उस पर फिर वो काफी वो होता है। तो मतलब वो जो टाइम था वो बहुत कम था, क्योंकि मेरे 3 जून को मेरा वीजा या और 18 को मैंने जाना था। अच्छा। तो वो फिर उस कम टाइम में फिर मैं अपने एम्प्लॉयर के लिए दूसरा बंदा देगा, वो सब कुछ हैंड ओवर कर करके मतलब वो किया, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। नहीं, मैं भी सर कह रहा था कि स्टार्ट में मैं ऑस्ट्रेलियंस के साथ रहा हूँ, फिर मैं लाइक आई हैव बीन थ्रू योर लिंक्डइन डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ी आदत लग जाती है बंदे को कि यू शुड बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन सोशल मीडिया, बिकॉज इनके थ्रू जॉब्स जो है वो आती हैं। मेरी जो जॉब लगी है रिक्रूटर अप्रोच में, तो ये चीज़ें बड़ी बेनिफिशियल है। लाइक लिंक्डइन इज वेरी वैल्यूएबल इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप जिस तरह सेमिनार में जाते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं, सो जस्ट ऑन दैट वन के क्या आप देखते हैं कि कनेक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है ऑस्ट्रेलिया में? लाइक विल दैट बी हेल्पफुल, या वो किस तरह आपको आगे बढ़ने में, जॉब्स दिलवाने में, या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा अबाउट द कनेक्शंस? बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है इसकी। और ये मैं सिर्फ एज अ इंजीनियर नहीं कह रहा, मैं एज अ मेंशन कि मैं डीकन के करियर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो उस पर हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपने मैं इनफैक्ट दूसरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। तो इसमें एक रिसर्च भी है कि सिर्फ 20% जॉब्स जो होती हैं पूरी इंडस्ट्री में वो एडवर्टाइज होती हैं, 80% इंटरनली एडवर्टाइज होती हैं। इंटरनली एज इन जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि जॉब ओपनिंग होती है, तो लेट्स से हम एक डिपार्टमेंट काम, मैं आपको बताऊंगा यार आप अगर किसी को जानते हो तो मुझे रेकमेंड करो, तो दिस इज बेसिकली इंटरनल हायरिंग, वर्ड ऑफ माउथ। तो 80% आपकी इंटरनल हायरिंग होती है सॉर्ट ऑफ विदाउट एडवर्टाइजिंग। तो उससे आपको पता चलता है कि नेटवर्किंग यहाँ पे फिर मेन की जो इंग्रेडिएंट है नेटवर्किंग है, उसी के थ्रू ये सारी चीज़ें फिर होती हैं। तो नेटवर्किंग की बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे स्टूडेंट्स के थ्रू मिलते हैं फीडबैक, जो जिनको मैं सिखा रहा होता हूँ, वो समझते हैं कि मैं अगर एक करियर एक्सपो पे चला गया और 5-6 एम्प्लॉयर से मैंने मिल लिया, उनको मैंने बोला मैंने जॉब चाहिए और उनको रिस्पॉन्स, वो समझते हैं कि अब इट्स नॉट वर्थ इट, या इट्स नॉट, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ वेरी पेशेंट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, और इट्स अ मतलब स्टडी प्रोसेस। नेटवर्किंग आपकी एक दिन में नहीं होती है, 2 महीनों में नहीं होती। अब मैंने जितने नेटवर्किंग इवेंट्स एक्टिवली अटेंड किए हैं उसमें इस तरह हुआ है कि मैं डिफरेंट लोगों से आई हैव मेट ट्वाइस और थ्राइस ओवर डिफरेंट इवेंट्स। तो जब आप एक ही बंदे से 2-3 मरतबा मिल रहे होते हो वो डिफरेंट, तब आपका एक प्रॉपर इम्प्रेशन इस्टेब्लिश होता है कि यार दिस इज अ सीरियस गाय, दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम नॉन सीरियस गाय जो कि एक रैंडम लिया है। तो ये प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। जिस तरह आप इस तरह समझ लें कि जैसे ये मेरा दोस्त है, मैं इससे फर्स्ट दिन मिला हूँ या 2 दिन मिला हूँ, मेरे इसके बारे में कोई ओपिनियन ना, आई वुडंट केयर अबाउट हिम। लेकिन मैं जब इससे 10 टाइम्स मिलूंगा या ओवर डिफरेंट कोर्स ऑफ इवेंट्स, तब जाके मेरे इसके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा। तो सेम नेटवर्किंग का एक होता है कि आप जब मल्टीपल टाइम मिलते हो फिर उधर से फिर आपकी जॉब वाली चीज़ें एक्टिव होती हैं। टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, यहाँ पे इंडस्ट्री डिनर था, बहुत इंपॉर्टेंट डिनर था और एनुअल AIB का था, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्डिंग। तो उसकी एंट्री टिकट अराउंड $250 थी। तो ऑब्वियसली मैंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं उसमें एक बंदे को जानता था, शी वॉज अ वेरी नाइस लेडी। उससे मैं 2-3 मरतबा मिला था, उससे मुझे देखा था कि आई एम अ वेरी पैशनेट गाय अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो उसने मुझे अपना टिकट भेज दिया कि मैं नहीं जा रही तो तुम जाओ, मेरी टिकट की जगह जाओ। तो शी चोज मी बिकॉज शी थॉट कि मेरी टिकट वेस्ट भी नहीं होगी। तो सेम गोज फॉर द जॉब। जॉब्स आती हैं, उसके बैक ऑफ द माइंड सबसे पहला बंदा वही होता है जो इंटरेस्ट शो कर होता है। अगर मैं उसके डोर पे गया हूँ और मैंने अप्लाई किया है, बेशक उसके पास 100 एप्लीकेंट्स आई हैं, वो उसी को चूज करेगा which he thinks के he is the most deserving, जिसने एफर्ट किया है। तो नेटवर्किंग आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इस पे ये स्किल्स पाकिस्तान में भी हमें सिखानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं सीखते हम, ना सिखाई जाती हैं। यहाँ पे भी आके पहले दिन से ही नेटवर्किंग इवेंट्स को अटेंड करना चाहिए। नेटवर्किंग स्किल्स थ्रू डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स आप सीख लो कि आइस ब्रेक किस तरह करना है, अपने बात किस तरह करनी है, डिफरेंट चीज़ें किस तरह करनी है। सो ऑन द नेटवर्किंग टॉपिक, जैसे बात है आप लोग आए होंगे तो ऊबर मैंने भी किया है, इसमें कोई छुपाने या डराने वाली या कोई शर्म वाली बात नहीं है, हर बच्चा करता है। तो कुछ लोग लेकिन स्टिक कर जाते हैं ऊबर के ऊपर एंड दे डोंट मूव ऑन। वो कहते हैं कि शायद जो जॉब्स पे वो प्रोस्पेक्ट नहीं है। तो हम तो ये उन्हें मशवरा स्टाफ ने बोला है कि नेटवर्किंग करो, जॉब्स अप्लाई करो। इन द बिगनिंग हो सकता है आपकी जो सैलरी है वो उतनी वर्थ इट ना हो। तो आप लोगों का ऊबर का एक्सपीरियंस ठीक रहा है?
ठीक है मुझे ठीक है, मैंने तो किया शुरू में बहुत, ठीक है, लेकिन ऊबर के साथ ये हुआ, वो आपका एक कंफर्ट जोन है। हमारा एक दोस्त है, वो अभी भी वो ओमान का है, तो वो जब से आया है वो उबर ही करता है, ठीक है, और कुछ नहीं करता। तो मतलब वो तो वेल एंड गुड, लेकिन आप ये कि आप इधर लोगों के साथ काम करते हो, डिफरेंट लोगों के साथ, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, तो वो सारी चीज़ इंप्रूव होती है। उबर में तो क्या एक जगह से ऑर्डर उठाओ, दूसरी जगह छोड़ दो, और मैसेज पे ही सारा होता है कि हाँ भाई उधर उतारो, इधर छोड़ दो। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फोकस आपका होना चाहिए टू वर्क ऑन योरसेल्फ। तो टू वर्क ऑन योरसेल्फ, इवन अगर मैंने रेस्टोरेंट से स्टार्ट किया, एज आई मेंशन्ड, मैंने उस रेस्टोरेंट में काफ़ी कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी, बिकॉज आई हैड टू इंटरेक्ट विद द शेफ, विद द वेटर्स, विद द वेट्रेसेस, एवरीवन, द कस्टमर्स। तो वहाँ से जो लोकल यहाँ का बोगन एक्सेंट होता है वो आप वहाँ से पिक करते हो, जो कि स्टार्टिंग में समझ नहीं आती आपको। जो वहाँ का जो मैंने प्रॉपर एक फ़ायदा स्क्वीज किया, फिर आई मूव आउट टू अनदर प्लेस। तो ऊबर से तो आपको फाइनेंशियल के अलावा भी वो कंफर्ट जोन के कोई फ़ायदा नहीं है। जॉब्स जो होती हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस भी बिल्ड होता है, जिसको आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो डिफरेंट जगहों पे। आई गॉट एन इंटर्नशिप इन द इंडस्ट्री जब अपनी डीकन की मैं कर रहा था। तो जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो जो इंटरव्यूअर था उसने जब मेरे रेज्यूमे पढ़ा तो उसने मुझे यही देखा कि मैंने अदर, बिल्कुल एंड में मैंने अदर एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ था किचन एंड रेस्टोरेंट। तो ही गॉट वेरी इंटरेस्टेड। उसने मुझे बताया कि यू नो अब्दुल, आई ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड आई वर्क माई वे ऑल द वे अप टू द सीनियर मैनेजर। तो वो जब ये ऐसी चीज़ें जो रेज्यूमे भी, इवन सबसे छोटी चीज़ भी लिखो ना, ये चीज़ भी यहाँ पे रिकग्नाइज होती है कि ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन। और फिर मतलब वो आप, ये आपकी सारी चीज़ें बिल्डअप होती रहती हैं, आप फिर मूव अप करते हो ऊपर। तो जॉब इज़ मोर रिकमेंडेड क्योंकि टाइमिंग्स फिक्स होती हैं, पे भी फिक्स होती है, एज इन मतलब सर्टेनिटी होती है। ऊबर में एक हफ्ता हो सकता है 500 और नेक्स्ट वीक यू नेवर नो 200 भी हो सकता है, 100, 500, 1000। वो बहुत अनसर्टेनिटी वाला एक फेज होता है, और उसमें अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। आपकी गाड़ी का रिस्क होता है, डैमेजेस के, एक्सीडेंट का रिस्क होता है। मेरे कुछ दोस्तों के एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। मेरे खुद दो एक्सीडेंट हो गए। दो एक्सीडेंट हो चुके हैं इसके ऊपर भी 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं। दोनों दफ़ा मतलब किसी हाँ, और मेरा एक दोस्त है, उसका मतलब उस पर काफ़ी गाड़ी की मेंटेनेंस की काफ़ी मसले आ गए थे। $1000 ही स्पेंट लास्ट वीक। तो वो आपको शॉर्ट टर्म में वो ठीक लग रहा था ऊबर, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो ओवर द कोर्स लॉन्ग पीरियड, तो ना आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग हो रही है, ना आपको काफ़ी ज़्यादा। आई वुडंट रेकमेंड। हर बंदे का एक डिफरेंट ओपिनियन होता है। मैं मतलब उबर इज द लास्ट ऑप्शन। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, या आप बिल्कुल ही फारिग है, कुछ नहीं है, वीकेंड पे आपके पास कोई काम नहीं, कुछ नहीं है, तो यू कैन डू उबर। बट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है, मतलब हमारे पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि भाई मैं इंजीनियर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ तो नहीं मैं ये करूंगा। इधर वो सीन नहीं है। इधर आप मतलब किचन हैंड में भी करो, क्लीनिंग में भी करो, मतलब कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती। तो उससे आप कुछ ना कुछ मतलब वो सीख जाते हो, क्यों अपॉर्चुनिटी होती है ना। हमारे यहाँ तो ये अपॉर्चुनिटी होती भी नहीं कि नहीं मैं इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियर की जॉब करूंगा। इधर ये आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट लोगों के साथ काम कर सकते हो, तो वो आपको सीखने का मौका मिलता है। एक तो ये कि मैं बस आप सुबह जाओ और काम करो, वापस आ जाओ, एक तो वो सीन है ना। तो मतलब अगर आपने कुछ बिल्डअप करना है, या पर्सनालिटी कैसे बिल्ड होती है, डिफरेंट लोगों के साथ मिलते हो, डिफरेंट तरीके देखते हो कि बंदा ये काम गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, ठीक है, बोलना कैसे, ये बंदा कैसे बोलता है, ये क्या कर। तो दैट इज मतलब सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ये। जो सबसे मेरे वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपीरियंसेस में यही था। पाकिस्तान में जब मैंने टेक्निकल जॉब की थी इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पे टेक्निकली फोकस्ड होते हैं इंटरव्यूज और आपके जो हायरिंग होती है। यहाँ पे ऑपोजिट है, ऑपोजिट नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है कि मेरे जितने भी इंटरव्यूज हैं, बेरली उन्होंने टेक्निकल सवाल मेरे से पूछे। उनका मेन फोकस होता है आपके सॉफ्ट स्किल्स पे, कि ये बंदा टीम में कैसे काम करता है, इफ़ यू आर पुट इन दैट सिचुएशन आप किस तरह रिस्पॉन्ड करोगे, आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में डाल देंगे। तो दीज पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी, योर एटीट्यूड, बिकॉज उनको पता है जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो आपको सिखा देंगे, लेकिन जो एटीट्यूड है वो आपको नहीं सिखा सकते। तो यहाँ पे ये आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। काफ़ी लोग वरीड होते हैं कि यार मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे वो चीज़ टेक्निकली नहीं आती। अगर आपको आती भी ना हो वो आप सीख लोगे, लेकिन अगर एटीट्यूड अगर आपका अच्छा है, यू आर बाउंड टू गेट हायर्ड। और इधर शायद आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो कंपनीज के लिए, तो उनका मतलब असेसमेंट से पहले ये एक असेसमेंट होती है, पर्सनालिटी बेस्ड असेसमेंट भी होती है उनकी। तो वो भी आप करते हो, उसमें भी आपको बता देगा आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है। तो मतलब इससे काफी ऑन दैट नोट जो इम्पोर्टेंट बात थी स्कॉलरशिप वाली, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप में भी वो आपके जो मेरा सबसे क्रूशियल चीज़ होती है उसमें आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, जो 300-400 वर्ड्स का होता है। उसी की बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप लॉट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और आपके जो 2 रेफरेंस लेटर्स होते हैं जो आप अपने फैकल्टी से लेते हो, तो उसमें भी उन्होंने आपको नॉर्मली गाइडलाइंस दी होती है कि ये चीज़ें हमें बताएं कि आप कैसे बिल्डअप कर सकते हो, अपने कंट्री के लिए क्या कर सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी बताओ। तो उसमें मैंने अपने इवन दो कि मेरी GPA अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी थी नस्ट में,
मैंने उस पर फोकस इतना नहीं किया, मैंने शायद उसको 1-2 लाइन में बता के, एकेडमिक अचीवमेंट्स बता के, मैंने फिर अपना सारा फोकस जो रखा था, मैंने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, टीम वर्क स्किल्स, जो चैरिटी वर्क से थोड़े बहुत, मैंने सारा पर्सनैलिटी पर फोकस किया हुआ था। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस के दे सिलेक्टेड मी। एकेडमिक स्किल्स के ऊपर इनका इतना, मतलब ये नहीं कहूँगा फोकस नहीं है, लेकिन दैट इज़ अ लास्ट रिजॉर्ट उस पर। इवन जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट की रिसर्च है जो मैंने पहले बताई थी 80-20 वाली, उसमें एक और रिसर्च ये भी थी कि व्हेन एवर एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर पीपल, 14 फैक्टर्स होते हैं जिस पे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं। तो 14 में सबसे टॉप फैक्टर होता है आपके सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो 14th नंबर पे है, दैट आर योर ग्रेड्स। तो आई एम नॉट टेलिंग कि पढ़ो ना, लेकिन हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रेड्स की प्रायोरिटी कंपेयर टू योर अदर स्किल्स वो नीचे। उबर का सवाल था, मैं बिल्कुल जो डेफिनेटली जो व्यूअरशिप है उसके अकॉर्डिंगली सवाल लूंगा। जी लॉन्ग में उबर करते हुए फीस निकाली जा सकती है? बिल्कुल स्ट्रेट सवाल है, कोई इधर उधर की नहीं, क्योंकि आपने की है। यार आप फुल टाइम करोगे तो मुश्किल है, उबर से नहीं निकलती। फुल टाइम अगर करते हो तो फिर हो सकती है, वेरी हार्ड। लेकिन ये है कि उबर आप शुरू में ड्राइविंग भी बंदा ज्यादा नहीं करता ना। शुरू में जब मैं आया, जब मेरा पहला ट्राइमेस्टर खत्म हुआ, तो ये थी कि अब फीस कैसे, वो था ना कि फीस कैसे करेंगे। तो पहले ही वीक्स में मतलब मैंने सबसे ज्यादा कमाई, एक वीक में मैंने $1300 कमाए थे। Only once, हाँ, मुझसे गाड़ी नहीं चलाई। मैं तो खैर इतना चलाता नहीं था, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 5 दिन में एक जॉब करता था फिर छुट्टियों में। लेकिन मैं जिन लोगों ने फुल टाइम किया उन्होंने निकालते हैं लोग। और इसमें सीजन्स का भी होता है। हाँ, सीजन का भी होते हैं, लेकिन वो खैर इतना इफेक्ट नहीं करता। नहीं, जनवरी में तो मैंने नोट किया कि जनवरी तो 1 महीना है, लेकिन मोस्टली होते हैं मतलब। लेकिन ये कि वो आपको कंसिस्टेंट नहीं चलानी होती, और इतनी ड्राइविंग चलती नहीं है। तो मुझे तो बाद में नींद आती थी, मैं तो बिल्कुल नहीं चला सकता। मैं कमिंग टू जी लॉन्ग बिकॉज़ रीजनल है, बहुत सारे लोग रीजनल इस टाइम चूज कर रहे हैं। डेफिनेटली इस तरह पीआर भी जो है वो टारगेट्स की जा रही हैं, आप ये रीजन की तरफ जाना चाह रहे हैं, लोगों को भेजना चाह रहे हैं। 4-in-1 की एक हाइप क्रिएट हुई है। मैं अगर 4-in-1 बताऊं तो जब मैं आया था 2018 में, 4-in-1 एक वीज़ा आया था। लोगों ने कहा ये कौन सा वीज़ा, मैंने कहा रीजनल भेजने वाला है। तो लिटरली लोगों के अल्फाज थे, वापस चले जाएंगे, 4-in-1 नहीं लेंगे। अच्छा, आप कहते हैं 4-in-1 भेजिए, वापस नहीं जाना, किसी सी बात है, विद टाइम चीज़ें चेंज हुई हैं। तो क्योंकि लोग ये कहते हैं कि रीजन में जॉब्स कैसी हैं, लिविंग कैसी है, रेसिज्म डेफिनेटली ऑब्वियस ही बात है, यहाँ तो उतना आपको फेस करने को नहीं मिलता मेलबर्न में। लेकिन व्हाट अबाउट जी लॉन्ग, क्या रेसिज्म है, जॉब्स हैं, प्रोस्पेक्ट है? जी लॉन्ग में तो हमने रेसिज्म का तो ऐसे कुछ मतलब सो फार 1 साल में तो हमने कोई ऐसा नहीं सुना कि कोई किसी के साथ कुछ ये लोग तो काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलिया के सारे जितने हम हैं अच्छे हैं। मतलब वो मिलने में जो होता है ना, वही हंस के बात करते या वो करते, सो फार अच्छे हैं। और जॉब्स के हवाले से भी मतलब आजकल थोड़ा सा डाउन है। सिचुएशन हुई भी थी स्टूडेंट्स की वजह से, लेकिन अब कैप लग गया, तो अब सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। ताकि लोग जीलोंग का टारगेट करना चाहें, क्योंकि अगर रहने के लिए तो आई वुड से जीलोंग इज परफेक्ट। हाँ, क्योंकि वहाँ पे 2-3 मॉस्क भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी स्ट्रांग है। आपका जो रेसिज्म नॉर्मली, मेरा तो अभी तक जीरो एक्सपीरियंस है रेसिज्म के साथ, मेरे रूमर्स ही सुने हैं। ये काफ़ी चीज़ें आपकी उसमें भी होती हैं कि अगर आपको लगता है ये लोग रेसिस्ट हैं, तो आपको फिर ऐसे ही लगता है यार दे आर बीइंग रेसिस्ट टू यू। अगर आपको अपने बैक ऑफ द माइंड रखा होता है कि पॉजिटिव रखो अपने आप को, नहीं होता फिर आपको नहीं फील होगा। लेकिन चूंकि जिलोंग इज़ अ सबर्ब जहाँ पे अब बहुत डाइवर्स कम्युनिटीज़ आ चुकी हैं, इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, नॉर्मली ऐसी कम्युनिटीज़ में नहीं होती। जो बहुत रीजनल एरियाज हो गए हैं, एक्सट्रीमली रीजनल, अब आप शेपर्टन की तरफ चले जाएं या कुछ हैं इस तरह के रीजनल एरियाज जो कि प्रीडोमिनेटली वाइट होते हैं, वहाँ पे शायद ये इश्यूज हों, लेकिन यहाँ पे नहीं है। जिलोंग तो बहुत डाइवर्स कम्युनिटी है, वहाँ पे नहीं है। पर्सनल सवाल, पीआर के बारे में सोचना शुरू किया या स्टिल नहीं, या आफ्टर बंदा कहता है कि चलो यार मेरी एक दफा डिग्री खत्म हो, देन आई गो टुवर्ड्स द पीआर? मैंने तो अभी बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट किया सोचना। आई वुड 100% रिकमेंड ये, स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस विद ऑल माई फ्रेंड्स एंड एवरीवन। आप जब यहाँ पे एक मरतबा आ जाते हो, एक प्रोसेस में फंस जाते हो, जॉब्स में, स्टडीज़ में, इन चीज़ों में, आप पीआर को भूल जाते हो। आपके जहन में बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है, गैदरिंग्स में बैठ के आप पीआर डिस्कस करते हो, लेकिन आप भूल जाते हो कि बस अभी कुछ करना भी है, एक्शन कोई नहीं लेता। मुझे थोड़ी देर पहले अपनी बात की ना, हम इधर डिस्कस करके चले जाएंगे, हाँ बस ही कर लेंगे, वो ऐसे ही। तो वो ये बहुत कम लोग होते हैं जो कि उस पर एक्शन लेते हैं, यानी पीटी अपनी दे देते हैं टाइम पे, नाटी दे देते हैं, या 2-3 और एक्शंस होते हैं और फिर ईओए डाल देते हैं। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं करते, बहुत कम करते हैं। लेकिन मैं सोचा हुआ है, मतलब मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ था, पीटी मैंने अभी दिया है, नाटी भी मैं इंशाल्लाह दे रहा हूँ अक्टूबर में,
और मतलब फिर यूआई भी डाल रहा हूँ इंशाल्लाह। मेरा भी बशा ये होता है कि एज सुन एज पॉसिबल आप आए तो अपनी जो PR है उसको सॉल्व करें, बिकॉज वंस यू आर इन ऑस्ट्रेलिया तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपनी मर्जी से वापस जाता है, अनलेस आप खुद ना जाना चाहें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर बोथ द ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट्स जो PR के लिहाज से होते हैं और पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स जो कि एजुकेशन के लिहाज से होते हैं, नेवर गो टू 1 or 2 कंसल्टेंट्स। आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम 5 के पास विजिट करें, क्योंकि हर बंदे की इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होती है। आपके पास जब सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है फिर आपका एनालिसिस बहुत ईजी होता है। तो कभी भी एक बंदे से मशवरा ना लें, मल्टीपल लोगों से लें, तो उससे आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। दूसरी बात यह है कि हमारे लोगों को पता नहीं होता, जैसे मैं खुद आया हूँ सो आई हैड नो आइडिया। सही है, मतलब ठीक है हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वो टाइम ही नहीं होता किसी के पास क्या हम अब ये देखो वो पर्सनल इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली लोगों को पता भी नहीं होता है PR क्या होता है, कैसे होता है, क्या फाइल करने होते हैं, वीजे के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो जब मैं वो प्रोसेस से गया ना स्टेप बाय स्टेप, वो कंसल्टेंट ने कहा, मैंने कहा यार ये तो बहुत सिंपल सा होता, मतलब बहुत ईजी। जैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दी ना, उसने मुझे बोला कि हाँ ये लिख के दे दो, तो मतलब वो खुद मैंने स्ट्रगल की, उसने पूरी जिस तरह इसने बोला गाइडलाइंस दी होती है ना कि ये चीजें होनी चाहिए, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में क्यों, फिर इस यूनिवर्सिटी में क्यों, तो वो सारी चीजें होती है। तो वो जब उस प्रोसेस से आप जाते तो आपको पता चलेगा यार ये तो मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। लेकिन तो इंशाल्लाह PR का भी है, हमने इसने तो PT वगैरह दिया हुआ है, तो मेरी अभी स्किल असेसमेंट चल रही है, तो नेक्स्ट मेरा PT होगा। आपने SOP की बात की, SOP बड़ा फोकस किया, सो आई माइट गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज के SOP मिल सकती है। आई नो दैट्स कॉन्फिडेंशियल, मैं नहीं कह रहा आप दे, लेकिन अगर सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस लोगों को चाहिए, सो इज देयर अ वे टू अप्रोच यू? हाँ, एक तो मेरा लिंक्डइन भी है, लिंक्डइन में आपको शायद डिस्क्रिप्शन में दे दूँ कि उसको भी डाल लें। एंड एडिंग ऑन टू दैट, जो मैं एक वीडियो आपसे डिस्कस कर रहा था उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसमें मेरे एक नर्स का सेमिनार हो रहा था अलॉन्ग विद 2 प्रोफेसर्स इन ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने स्कॉलरशिप्स को और डिटेल में एक्सप्लोर किया हुआ है, एलेबोरेट किया हुआ है कैसे अपने सिक्योर करना है, तो उसकी भी एक लिंक दे देंगे। और जहाँ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का भी मैं एक स्क्रीनशॉट मतलब अपने शायद पर्सनल डिटेल्स रिडाक्ट करके वो डाल दूंगा, जस्ट फॉर एन आइडिया कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का फॉर्मेट कैसे होता है, तो उससे काफी एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। नहीं, एडिंग ऑन टू अलाज भाई, मेरी बात है कि हमारे लोगों को जो है वो आइडिया नहीं होता। लाइक आप टारगेट का बीइंग ऑनेस्ट, मैं वो सरप्राइज यार कोर्स वर्क पे माशाल्लाह आपको 100% स्कॉलरशिप मिली है, सो हाईली रिकमेंड लोगों को कि यार आप जाएं, एवरीथिंग इज। मुझे भी 100% स्कॉलरशिप करनी, मुझे इधर आके इसके साथ मिलके पता चला कि 100% भी होती है। नहीं पता, इन्होंने IDP का नाम लिया, तो मैंने बाय द वे EU के थ्रू अप्लाई किया था, लेकिन मैंने IDP को भी अप्रोच किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न स्टडी की स्कॉलरशिप मुझे उनके थ्रू ऑफर हुई थी, लेकिन वो 50% थी। तो जब उससे मुझे कहा आपकी 50% लग गई है, अब जाओ यहाँ पे, तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऑलरेडी 100 ऑफर हो चुकी है। तो वो जीशान नाम था उसका, एक दानियाल नाम था, दानियाल था आई थिंक। तो वो बड़ा हैरान हो गया, कहता मैं तो हज़ारों स्टूडेंट्स प्रोसेस कर चुका हूँ, कहता मुझे पता ही नहीं था डीकन में 100% ऑफर होती है। तो काफ़ी लोगों को अनफॉर्चुनेटली पता नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इवन कंसल्टेंट्स को नहीं होती। तो वो दिस इज व्हाई आई वुड रेकमेंड कि आप अपनी रिसर्च हमेशा करो, काफ़ी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। सो आई थिंक सो यही वो तो पॉडकास्ट का मकसद था, और यही मकसद था कि आप लोगों ने टाइम निकाला, आप लोग आए, यही पर्पस था कि लोगों को गाइडेंस मिलेगी किस तरह यू कैन इजीली टारगेट दी स्कॉलरशिप्स। और आपने इस तरह बताया कि इट्स नॉट ओनली डीकन, आपने 6, 7, 8 में अप्लाई किया और हर किसी में 50 to 100% है, यू कैन इजीली सिक्योर, बाकी 20-30% डेफिनेटली मिल जाती है। वो तो इजीली सबको मिलती है, डीकन तो देता है 20-25% सारों को देता है। हाँ, ये चेंज होती रहती है, और मतलब अभी अगर मेरे टाइम पे 6-7 करती हो सकता है अभी ज़्यादा होगी हो, कम होगी हो, ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डिटेल्स हैं जो कि आप फिर आपको अपडेट्स पे चेक करनी होती हैं। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ना सब कुछ दिया होता है, अगर जाके देखे कोर्स, जिस कोर्स में इंटरेस्ट है, कौन से कोर्स ऑफर होते हैं। शुरू भी मैंने ऐसे ही किया था, तो मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं बना था ना, क्यों मैंने आपको बोला कि मेरा भाई पीछे पड़ा हुआ था कि यार आप जाओ। तो फिर जो कंसल्टेंट ने मुझे मुझे यूनिवर्सिटीज रेफर की ना 6-7, उसमें ग्रिफिथ थी, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड थी, कैनबेरा यूनिवर्सिटी थी, तो 6-7 यूनिवर्सिटी उसने मुझे लिस्ट भेजी कि इसमें से देखो। तो मैंने उसको कहा इसके लिए अप्लाई करना है और इस कोर्स के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने सारी उनकी वो देखी। फिर जब एंड पे फिर डीकन आया तो उसने मुझे मतलब वो ऑफर लेटर आती रहती है ना कि इसके आ गया, इसका आ गया, क्यों आप जाहिर सी बात है 4-5 के लिए अप्लाई करते हो। तो फिर जब मैंने देखा वो सारा, मेरे भाई ने देखा तो ये जगह है, तो उसके साथ में मतलब उसने मुझे, मेरे भाई ने भी बोला कि आप ऐसी जगह जाओ, ऐसे ना कि बिल्कुल रीजनल में जाओ, वहाँ पर जॉब्स भी ना हो, रहने का भी मुश्किल हो, ठीक है। ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे मतलब अब जिस तरह वन पॉइंट्स कैंपस है या वो वनाबुल वाला है ना, तो वो भी एक यूनिवर्सिटी, तो वो भी है, लेकिन उधर जाके फिर आपको रहना वो मुश्किल होता है। तो ये रिसर्च लाजिम करे। फिर मतलब उसने गूगल मैप्स पे वो जगह देखी कि हाँ भाई ठीक है,
वो बीच के साथ है और ये सारी बहुत कम्युनिटी है और नंबर के भी ये करीब है। एडिंग ऑन टू रिसर्च सारे व्लॉगर्स मिलते हैं इन भाई जैसे। हाँ तो वही सेम हम उसमें देखिए वो वीडियो देख रहे ना जो ऐसे बंदा जा रहा था स्ट्रीट व्यू की वो वीडियो बना, तो उस जगह पर हमने देखी, हाँ मेरे भाई ने कहा कि भाई ये ठीक है, तो फिर मैंने डीकन के लिए अप्लाई किया। कहीं भी आप अप्लाई करेंगे आपको वहाँ का जरूर, वहाँ पे व्लॉग, जिलोंग पे बहुत व्लॉग्स हैं, तो कहीं भी आप इंटरेस्टेड हैं उस पर देखें। और एक और चीज़ इन्होंने जो मेंशन की है कि यहाँ पे अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पे हमें वर्ड ऑफ माउथ पे रिलाय करके इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि लोगों से पूछिए, यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज़ ये कि हर चीज़ इन्होंने अपने वेबसाइट्स के ऊपर अपडेट की होती है बहुत रेगुलर। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन A to Z वेबसाइट्स के ऊपर मिलती है। इवन मेरी यूनिवर्सिटी के दौरान काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज होती हैं जो कोर्स के दौरान नेचुरली वो एक चीज़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड होती हैं कि आपको अगर ये इशू आप ये देखो, आपको अगर इस चीज़ में क्वेरी ये देखो, तो एवरीथिंग इज फाउंड ऑन द वेबसाइट्स। सो इट्स प्रीटी इजी कि आप हर चीज़ जो ऑनलाइन, इट्स ऑल अबाउट द रिसर्च आपको करनी है। लाइक हमारा वही बात है, थोड़ा मसला ये है कि वी डोंट वांट टू रिसर्च। हम कहते हैं कि बस तैयार प्लेट में मिल जाए। हाँ वो हमें चाहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। खत्म करने से पहले कुछ मैसेजेस जो व्यूअर्स के लिए या लोगों के लिए, एनी ऑफ यू या दोनों ही से मैं बल्कि लेना चाहूँगा कि एक मैसेज आपकी तरफ से नईम भाई और एक एजाज भाई कि आप क्या रिकमेंड करेंगे जो लोग इस टाइम टारगेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, या जो लोग अपने कैरियर प्रोस्पेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो एनी सजेशंस ऑस्ट्रेलिया के एंगल से? हाँ उस लास्ट से बोलूँगा और जनरली लाइफ के एंगल से कि मेरा बड़ा इस चीज़ पे बड़ा पुख्ता ईमान है, बिलीफ है कि आप जब कंसिस्टेंट रहते हो, मेहनत करते हो और अपने गोल्स को टारगेट में रखते हो, बेशक आपको एक स्टेप में अचीव ना हो, 2 स्टेप्स में अचीव ना हो, लेकिन मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती। मतलब टू गिव एन, जिस तरह मेरा CSS पे मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेहनत CSS में की है जो कि मैंने फेल किया है। आई हैव स्पेंट लाइक 12-14 और स्टडिंग कॉन्स्टेंटली फॉर CSS पूरी रात। तो वो मेहनत मेरी ज़ाया नहीं हुई, वो मैं अभी तक वो मेहनत मैं यूज़ करूँ इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट वर्जन्स। तो मेहनत आप कभी भी ना छोड़ो, अल्लाह आपको हमेशा उसका रिवॉर्ड देता है और इन वन वे और अनदर। तो अगर आपको एक चीज़ नज़र नहीं आती, आपको शायद वो ना मिले, उसकी जगह कोई और चीज़ मिल जाए। बड़ा सिंपल लॉजिक है मेरे ख्याल से, अगर इस बिलीफ के ऊपर चलो तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। यही है कि मतलब लाइफ में ये ज़रूरी नहीं कि आप एक चीज़ टारगेट करो और आप अचीव ना कर सको। तो मतलब ऐसा नहीं बोलो कि मैं फेल हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो आपके लिए बहुत आगे बहुत सारी अच्छी चीज़ें, तो आप अपनी मेहनत करें, वो करें, बाकी अल्लाह सब देता है। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द एंड, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया ये नहीं कि मतलब वही मेरा अभी रिसेंटली एक कजन उसने ऑस्ट्रेलिया के रिप्लाई किया था, ठीक है। तो उसने पैसे से भी सब जमा किए, सब कुछ किया था, पता नहीं उसका नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन उसने फिर लुथिनिया के लिए वो ट्राई किया, उधर भी नहीं हुआ। तो इट्स नॉट अबाउट कि मतलब एक दिस इज एन एंड। तो मैं इसकी एक छोटी मिसाल दूंगा। मैं ना उसकी बात इसकी आ गई, मैं जब FSC के बाद ना मैं एयरफोर्स में गया था, तो वो इनिशियल के बाद मेरे ये उसने अनफिट था ना कि मेरे ये एंगल से, हाँ एल्बो से। तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं आप वो तो एयरफोर्स थे, आप आर्मी में ही चला जाओ। तो मैं आर्मी में चला गया। वो इनिशियल दे के मैं जैसे रूम में एंटर हुआ तो उधर एक मैनेजर बैठे हुए थे। तो उसने कहा आप लोगों में कोई रिपीटर है? तो मैंने कहा मैं वो। तो उसने कहा क्या मसला है? तो मैंने कहा कि ये, तो उस वक्त मेरी सिविल इंजीनियरिंग चल रही थी, एक साल हो गया था। तो उसने मुझे जैसे ही मैंने कहते क्यों रिजेक्ट हुए, मैंने कहा इस वजह से। कहते बेटा अल्लाह ने आपकी ना रिजल्ट इसमें नहीं लिखी हुई है। एक चीज होती है ना जिसमें अल्लाह ने आपकी रिजल्ट नहीं लिखी, तो फौज में आपकी रिजल्ट नहीं है। तो मतलब लाइफ से मैंने ये किया कि ऐसी जगह पे आप जाते हो जहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते। टू बी ऑनेस्ट मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा कि मैं ऑस्ट्रेलिया आऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। मतलब पाकिस्तान में था, मेरी गवर्नमेंट जॉब भी थी, सब कुछ था। फिर मैं वो छोड़ के दुबई आ गया, दुबई से फिर इधर आ गया। तो मतलब यू नेवर नो वेयर लाइफ टेक्स यू। दैट्स ऑल अबाउट द बिलीफ। जिस तरह आपकी मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी थी। मैंने भी फौज में अप्लाई किया था, तो मेरी आई सेट का था, तो मैं गया हूँ, फादर थे तो रेफरेंस लगा, तो उन्होंने कहा कि लेजर ऑपरेशन करा लो। लेकिन डॉक्टर अच्छा था, डॉक्टर ने रिकमेंड किया। उसने कहा कि अभी यंग हो। और फिर यही बात, जिस तरह आपने बोला ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो उसने बोला आर्मी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। आपको नहीं पता था, शायद नसीब में ही लिखा था कि मैंने यहाँ आना है। आप लोगों के नसीब में था कि हमने यहाँ बैठ के आज ये वीडियो शूट करनी थी। तो जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, मैं मिलिट्री कॉलेज जेएलएम से पढ़ा है। तो वो मेडिकल में मैं नॉट रिकमेंड हुआ था, मेडिकली मैं फेल हो गया था। तो उस वक्त मेरा यही था कि यार मैं आप जिंदगी में क्या करूंगा, फिर सिविल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद आई एम हियर। तो आपके जहन में जो उस वक्त एक एम होता है ना कि यार ये चीज ही सब कुछ है, अगर वो उसकी जगह अल्लाह आपको उससे 10 गुना अच्छी चीज दे देता है। मेन थिंग इज जस्ट लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। हाँ ऐसे ही, दिस इज द बेसिक थिंग। मतलब वो शॉर्ट उसका जो है ना, वो एक एम्ब्रेस द फेलियर। हां, एम्ब्रेस द फेलियर। मतलब वही भी है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसे हो ना कि आप बोले कि हाँ भाई ये एंड नहीं है, ठीक है।
दिस इज द एंड। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एजाज भाई कि आपने टाइम निकाला और डेफिनेटली वैल्यूबल फीडबैक दी। मैं तो जोर लगाता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ, बट डेफिनेटली जो रिसेंटली एक्सपीरियंसेस लोग देखते हैं, फिर टेक्निकली वीडियो का पर्पस ये है कि जब आपकी स्टोरीज लोग देखेंगे तो मोटिवेट होते हैं, बंदा कहता है कि यार अगर ये कर सकते तो व्हाई नॉट मी। और मैं तो यही चाहता हूँ और पर्पस इस सब को करने का यही है कि जस्ट टू बिल्ड अ कम्युनिटी। यहाँ पे आपने देखा होगा किस तरह इंडियंस ने अपनी कम्युनिटी बिल्ड किया, चाइनीज ने की है, बट दे स्टिल स्ट्रगलिंग। तो मेरा ये है कि इस तरह की कम्युनिटी हम भी बिल्ड करें जहाँ पे लोग आए आपकी तरह के आए टैलेंटेड। खुशी होती है देखे, बिलीव में जब आपको मुझे पता लगा कि 100% है, मैं यार बहुत बड़ी बात है। फिर यू आर फ्रॉम नस, डेफिनेटली ये तारीफ जाती है, इंस्टीट्यूट में जाती है डेफिनेटली। तो होता है कि यार अपनी यूनिवर्सिटी का बच्चा और फिर अपने मुल्क के लोग यहाँ आए और फिर होता है, तो इट्स वेरी गुड। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच आपके टाइम का। थैंक यू फॉर हैविंग अस एंड थैंक यू फॉर द थिंग्स यू आर डूइंग फॉर द कम्युनिटी। इन्होंने माशाल्लाह ग्रुप यहाँ पे खोला हुआ है व्हाट्सएप का और बाकी ग्रुप्स भी, उसमें हमेशा पीआर रिलेटेड और बाकी सारी देते रहते हैं, मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ। तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इनको और अपने सारे दोस्तों को भी बताएं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू।